था कि जितने भी ऑपरेटर्स का हम इस्तेमाल हमने अब तक किया सो फार, सब के सब या तो ट्रू देते थे या फॉल्स देता था। तो ऑपरेटर हम कहाँ इस्तेमाल करते थे? किसी न किसी 2 ऑपरेंड के बीच में। 2 ऑपरेंड का रिलेशनशिप निकालते थे, 2 ऑपरेंड के बीच में क्या डिफरेंस था, क्या समानताएँ थी, वो हम निकालते थे किसी न किसी ऑपरेटर की वजह से, ठीक है? अगर राम और श्याम बराबर है, राम और श्याम बराबर है किसी चीज़ में, तो ज़ाहिर-सी बात है बीच में कोई न कोई ऑपरेटर होगा। कोई न कोई देखने का नज़रिया होगा कि राम और श्याम किस चीज़ में बराबर है। अगर राम और श्याम इक्वल है, तो ये क्योंकि ह्यूमन है, तो ह्यूमन का ऑपरेटर कुछ अलग होता है। तो वो किस चीज़ में बराबर है? मेबी वो हाइट में बराबर हो सकते हैं वज़न में बराबर हो सकते हैं, बुद्धि में और किसी चीज़ में बराबर हो सकते हैं। तो इनका ऑपरेटर ये है, ठीक है? और इसी तरह से पाइथन में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऑपरेटर्स होते हैं, उनका काम वही होता है कि 2 के बीच में कुछ रिलेशनशिप फाइंड करना या फिर वो बराबर है, नहीं बराबर है या वो एक-दूसरे को किस तरह से फ़ॉलो करते हैं। ठीक है? तो उस हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार से ऑपरेटर इस्तेमाल करते थे। याद रखना ऑपरेटर के हिसाब से हम अपना रिक्वायरमेंट नहीं बदलते थे। हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे ऑपरेटर का इस्तेमाल करते थे। जहाँ पर जो हमारा रिक्वायरमेंट होता था, वहाँ पे हम उस टाइप का ऑपरेटर इस्तेमाल करते थे। आपको मैंने मैंने बताया कि ये ग्रेटर एंड इक्वल टू का भी एक अलग ही मैटर होता था कि जब 2 वैल्यू हमारे पास होती थी और मान लेते हैं आपके पास ऐज का एक डेटा है, ऐज इक्वल टू 20 किसी का 21 है, किसी का ऐज जो है ना वो अ, मान लेते हैं ऐज अंडरस्कोर ए एक वेरिएबल है जिसका एज 21 है, एज अंडरस्कोर बी जिसका जो एज है वो 24 है। तो आप एक डेटा तैयार कर रहे हो और आप ये कह रहे हो आपको अभी दिख रही है मैन्युअली, लेकिन आप जेंगो या फ्लास्क किसी वेबसाइट तैयार कर रहे होंगे, जब बैकएंड और डेटाबेस का कनेक्शन कर रहे होंगे, तब आपको ये डेटा थोड़ी दिखेगी। ये 24 नहीं दिखेगा, 21 नहीं दिखेगा। ये एज ए, एज बी दिखेगा क्योंकि आपने खुद एक वेरिएबल बनाया और डेटाबेस से आपने वैल्यू निकाल के स्टोर कर दिया और फार एंड फार आपको तो लॉजिक लगाना पड़ेगा वहाँ पे, कि भाई इसके अंदर भी कुछ वैल्यू आ रही होंगी, इसके अंदर भी कुछ वैल्यू आ रही होंगी। तो एक लॉजिक लगा दोगे आप जो ऑटोमेटिक करता रहेगा, ठीक है? यहाँ तो आपको दिख रही है, पर मान लेते हैं आपको ऐसा रिक्वायरमेंट था, आपका रिक्वायरमेंट है, ऑपरेटर्स आपके पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, बट इफ यू हैव रिक्वायरमेंट कि हमें ना ऐसे लड़के चाहिए जिसका एज 21 या 21 से ऊपर हो। हमें ऐसे लड़के चाहिए जिसका एज 21 और 21 से ऊपर हो। देखो आपका ये मान लेते हैं आर्मी का होता है, तो आर्मी वाले में जो लोग जाते हैं, तो क्या ये बैठ के एक-एक आर्मी वालों का एडमिट कार्ड या फिर उसका रिक्वायरमेंट चेक करता होगा? नहीं। उनका रिक्वायरमेंट होता होगा, जैसे आपने फॉर्म भरी और उनका रिक्वायरमेंट पहले ही रिक्वायरमेंट जैसे आपका रिजेक्ट हो गया, आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, जो भी आपका मैटर हो, तो उसमें क्या चेक किया होगा कि जो भी बंदा है, उसका एज या तो मान लेते हैं उसमें होता होगा कुछ 16 तो 16 या 16 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि 16 से बड़ी, 16 या 16 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ आपने देख लिया, आप बार-बार तो चेक नहीं करोगे या फिर एवरीवन हर किसी का फाइल तो आप देखोगे नहीं। तो आपने एक लॉजिक लगा दिया अपने कोड में जो उसने फॉर्म भरी कि भैया पहले ऐज नाम का एट्रिब्यूट आओ मेरे पास और ऐज की जो वैल्यू है अगर या तो 16 ये मान लेते हैं ये आगे-पीछे हो सकता है। तो ये या तो 16 या 16 से ग्रेटर होना चाहिए तो उसको हम सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन के आगे की प्रोसेस देखेंगे उसका। राइट? लेकिन देखो बंदा का जब यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू या फ़ॉल्स रिटर्न करेगा। कोई भी ऑपरेटर्स जब हम किसी 2 ऑपरेंड के बीच में लगाते हैं ना, या तो ट्रू देती है, फ़ॉल्स देता है। वो अपने अपने हिसाब से चेक करता है। तो यहाँ पे भी वही होता है कि अगर उसने चेक किया, हमारा रिक्वायरमेंट ये था कि बंदा 16 या 16 से अबव होनी चाहिए। तो ये क्या किया इसने हमने क्या किया ये ग्रेटर एंड इक्वल वाला ऑपरेटर लगा दिया। अब ये क्या करेगा, अगर बंदे की एज 16 या 60 अब मान लेते हैं किसी किसी का बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा, एक का एज 15 है, ये रिजेक्ट हो जाएगा यहीं से, आगे बढ़ेगा ही नहीं, फर्दर प्रोसेस नहीं होगा, उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। किसी का एज 16 है, तो देखो वो आ जाएगा, क्योंकि अब इक्वल तो है, तो क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू होगी और जैसे इसकी वैल्यू ट्रू होगी, बात आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर फ़ॉल्स हुआ, तो बात आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्यों? अगर इसका एज 15 मान लो 15 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? फ़ॉल्स हो जाएगा और जैसे ही फ़ॉल्स होगा, बात आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है? तो यही ट्रू और फ़ॉल्स पे वर्क करती है। आपने कोई चीज़ देखा होगा, जैसे अगर आपको गार्जियन स्कूल भेजते हैं पढ़ने को और स्कूल में जब जाते हो आपका अटेंडेंस बनता है, ठीक है? अटेंडेंस बनता है, तो आप येस और नो में आंसर देते हो। आपने स्कूल आया, पढ़ाई की या नहीं की दैट डज़ नॉट मैटर। आपका फ़ी पे है या नहीं है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप स्कूल आए हो येस और अगर नहीं आए हो तो कोई जवाब नहीं मिलता है इसका मतलब नो। तो मास्टर क्या करते हैं, कैसे अटेंडेंस लगाते हैं? येस और नो करके लगाते हैं। तो अगर आप सामने हो, तो आप बोलोगे येस, तो येस लगा देंगे। नहीं हो, तो नो क्यों लगा देते हैं? येस ही क्यों नहीं लगा देते हैं?
क्योंकि उसको एक इंडिकेशन मिलता है। अगर आपका आंसर यस सर या नो सर, प्रेजेंट सर नहीं आया, तो या इसका मतलब ये है कि नो सर, ठीक है? और अगर यस आया तो यस। उसी तरह से अगर वो कंडीशन ट्रू देता है, इसका मतलब हमारा डेटा आ गया है, मतलब रिक्वायरमेंट को क्रॉस कर रहा है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स देता है, इसका मतलब वो हमारे जो कंडीशन है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, ये फॉलो नहीं कर रहा है उसको, ठीक है? तो ये फॉल्स आ जाएगा। कुछ इस तरह से ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। तो मैंने आपको टर्नरी बताए, मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर बताया, लॉजिकल बताया। तो आज पाइथन के अंदर ना कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, जो सिर्फ पाइथन के अंदर है। ये आपको सी, सी प्लस प्लस, जावा के अंदर नहीं मिलने वाली। ऑपरेटर जो स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, वो 2 टाइप के स्पेशल ऑपरेटर्स हैं। 2 टाइप के स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर। ये पाइथन वालों ने आपके काम को आसान करने के लिए बनाया, ठीक है? जो कि आपको जो लॉजिक होता है आपका, जब आप बड़े लेवल पर कोड करोगे या बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे या फिर आपका रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा होगा, तब जाके आप इस्तेमाल करोगे, तब जाके आप क्या इस्तेमाल करोगे? ये स्पेशल ऑपरेटर्स। मतलब ऑपरेटर्स जितने भी हैं, ये सब के सब लॉजिक को ईज़ी बनाने में यूज़ किया जाता है। जैसे आपके पास मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि मैंने हैकर रैंक का रियल कोड आपको दिखाया था। कि उसमें वह बोल रहे थे कि कुछ स्टूडेंट्स के डेटा है उनके पास स्पोर्ट्स कोटा के, और वो क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, और उसमें से कुछ बच्चे विनर आए हैं और कुछ रनर अप आया है। आप रनर अप की वैल्यू बताओ। तो देखा आपने डेटा स्ट्रक्चर वहाँ पर किस तरह से कैरी करता था, किस तरह से मैटर करता था। अगर डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता, ये लॉजिकल ऑपरेटर आपने चेक किया, किस तरह से आप वैल्यू को चेक करते थे कि ये उससे बड़ी है, ये उससे छोटी है, या ऐसा है, इस जगह पर है। तो ये कहीं न कहीं ऑपरेटर की मदद से आपने किया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है चीज़ें आसान करने में, ठीक है? और ये स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, पाइथन में 2 टाइप के स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं। कौन? हाँ भैया, रख दो वहीं पे। ठीक है? तो 2 टाइप्स के स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड द फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड द सेकंड वन इज़ मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप, OPERATORS, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ठीक है? पहला आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, दूसरा मेंबरशिप ऑपरेटर्स। याद रखिएगा, काफ़ी खतरनाक ऑपरेटर है ये। ये आपके कोड को बहुत ईज़ी कर देता है, बहुत रिलायबल और रिड्यूसिबल बना देता है। बहुत आसानी से आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक का इस्तेमाल करके या इस आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके आप कोड को आसान कर सकते हो। आपको बार-बार चेक नहीं करने होंगे। ये ऐसा पावरफुल ऑपरेटर्स है, किसी लूप में या किसी इफ एल्स स्टेटमेंट में एज़ अ कंडीशन अगर आप लगा दोगे ना ये ऑपरेटर्स, तो काफ़ी हद तक आपका काम को ईज़ी कर देता है। अभी आप चेक करोगे, मैं आपको बताऊँगा। जैसे आपको मैं इससे पहले पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो इससे पहले मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप नॉर्मली कैसे करते थे। जैसे अगर मैं एक कोड लिखूँ, एक आपके पास लिस्ट है। मान लेते हैं एक ऐज नाम का लिस्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चों का ऐज है। मान लीजिए पहले बच्चों का लिस्ट है 12, दूसरे का 45, और अ, ऐज ऐज नहीं लेते, नेम का एक लिस्ट लेते हैं। नेम इक्वल टू पहले का नाम है रवि, दूसरे का नाम है हिमांशु, तीसरे का नाम है राहुल, चौथे का नाम नाम है मिथुन, और कुछ ऐसा है। हमने एक लिस्ट तैयार करी नेम का, और क्योंकि आप जब डेटाबेस से निकालोगे ना, तो ये हज़ारों लाखों की संख्या में होगा। जैसे आप अगर मान लो फेसबुक की वेबसाइट है, अगर फेसबुक का डेटाबेस चेक करोगे तो उसमें तो करोड़ों मिलियंस ऑफ यूज़र के डेटाबेस हैं उसमें पड़े हुए, ठीक है? अगर निकालोगे कि फेसबुक में जितने भी बंदे का डेटा है, उसका हमें नेम चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ नेम, तो वो कहीं न कहीं लॉजिक लगाओगे, और जो भी माइस्क्ल का क्वेरी होता है, जो भी उनका डेटाबेस होगा, तो जब उसमें लगाओगे ना, तो एक उसको लिस्ट में आप तैयार कर सकते हो कि भैया जो फेसबुक में जो यूज़र्स हैं, उनके यूज़र नेम का हमने एक लिस्ट निकाला या फिर फर्स्ट नेम का लिस्ट निकाला। तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ डेटाबेस होंगे, डेटा होंगे, तो आप देख नहीं पाओगे ना, ये पढ़ नहीं पाओगे, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। वो तो एक एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। लॉजिक लगा के आप देख सकते हो, लेकिन कैसे? जैसे कैसे चेक करता होगा कि आपका यूज़र है, अकाउंट है या नहीं उसमें? तो मान लेते हैं ये फेसबुक का ही डेटा है, ठीक है? ये हमने सबका यूज़र नेम निकाला। ठीक है? यूज़र नेम निकाला। अब कोई आप क्या लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप चेक करोगे रवि है या नहीं इसके अंदर। रवि होगा, ज़ाहिर-सी बात है फेसबुक बताएगा कि हाँ, आपने आपके मेरे पास आपका अकाउंट है, एंड इफ रवि इज़ नॉट देयर, सो वो आपको एरर देगा कि रवि नहीं है, रवि नाम का अकाउंट नहीं है।
ठीक है? तो आप तो नॉर्मली सी और सी प्लस प्लस पढ़ के आए हो या फिर पाइथन भी पढ़े हो, तो आपके पास दिमाग में यही आता होगा फॉर आई इन नेम, ठीक है? तो ये क्या करेगा, एक-एक वैल्यू लेगा, पहले ये लेगा, फिर ये लेगा, फिर ये लेगा, ठीक है? तो आपने जो डेटा डाला था मान लेते हैं आप चेक करवा रहे हो कि यूज़र आईडी इक्वल टू आप क्या डाल रहे हो? रवि डाल रहे हो, रवि, ठीक है? ये आप चेक कर रहे हो कि रवि इस लिस्ट के अंदर है कि नहीं, मतलब उसका अकाउंट बना हुआ है कि नहीं। तो इस लिस्ट में कैसे चेक करोगे? फॉर आई इन नेम और आप चेक करोगे कि इफ आई इज इक्वल टू ये नॉर्मल चीज़ है यूज़ करने का, यूज़र आईडी, ठीक है? आप ये चेक करोगे कि यदि आई जो भी एक-एक वैल्यू आएगी ना, वो अगर यूज़र आईडी के बराबर होगा, तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो? यस, यू आर ऑलरेडी अ यूज़र, ठीक है? आप ऐसा कर दो। अरे यार! हाँ, ठीक है? नहीं तो आप प्रिंट कर दो, बाहर आ जाओगे। नहीं तो आप कुछ और प्रिंट कर सकते हो कि नहीं नहीं है उसके अंदर, ठीक है? इसको रन करवाते हैं, देखो। यस, यू आर ऑलरेडी अ यूज़र, आप यूज़र हैं, क्यों? क्योंकि इस नेम में रवि है। चलो यहाँ पे क्या करते हैं रवि को हटा के यहाँ पे अपन है ना अजय कर देते हैं, ठीक है? अब रन कराओ, कुछ नहीं देगा। रन हो गया लेकिन कुछ नहीं प्रिंट किया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अजय है ही नहीं। अजय का अकाउंट है ही नहीं, ठीक है? और ये कैसे किया? एक-एक बार चेक किया था। फॉर लूप हमने लगाया, ये एक-एक बार रन करेगा। पहले आई में क्या आया? रवि आया। फॉर लूप के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता तो है। पहले आई में रवि आया, फिर आई में हिमांशु आया। उसको चेक किया इससे यूज़र आईडी कि आई का जो वैल्यू है ये यूज़र आईडी से मैच हो रहा है। हाँ, तो इसके अंदर आओ, नहीं तो नहीं, ठीक है? तो ये बार-बार इसने चेक किया और एक बार मैच किया, बाकी बार नहीं मैच किया तो ये कैंसल कर दिया, ठीक है? तो देखो इतने लाइन्स के कोड लिखने पड़ रहे हैं, 3-4 लाइन्स के और ऐसे लिखने पड़ रहे हैं। ठीक है? तो इसको कम करने के लिए ऐसा चीज़ जो हमें पता है ना कि ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं क्या? हमारा काम आसान करता है ये। हमारा जो कोड लंबा-लंबा हम कोड लिखते हैं ना, उसको कम लाइन्स में लिखने का ये अनुमति देता है या एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो यही होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के अंदर और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को लिखने के लिए ये भी कंपैरिज़न ही करता है। देखो हमने क्या किया यहाँ पे कंपैरिज़न कर रहे थे ना हम कि आई में अंत पहले क्या आएगा? रवि आएगा, फिर हिमांशु आएगा, फिर राहुल आएगा, फिर ये मिथुन आएगा। ठीक है? ठीक है? ये आएगा और हम इसको कंपैरिज़न कर रहे थे। ये डबल इक्वल टू क्या करता है? कंपैरिज़न ही तो करता है कि क्या आई की जो वैल्यू है यूज़र आईडी के बराबर है? हाँ, इफ मतलब अगर हाँ, ट्रू या फॉल्स इसकी वैल्यू ट्रू अगर आई इसका मतलब हाँ या ये लूप इसके अंदर आ जाएगा कंडीशन के अंदर। अगर नहीं, बोला नहीं, आई आपकी जो आई में वैल्यू है वो यूज़र आईडी की वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है? इसका मतलब ये इफ कंडीशन वर्क नहीं करेगा और ये बाहर आ जाएगा। फिर से करेगा, फिर वर्क नहीं करेगा, फिर बाहर आ जाएगा। जब मैच करेगा, जैसे मिथुन है ना, अगर मैं इसके अंदर मिथुन लिख दूँ और रन कराऊँ, तो प्रिंट करेगा यस, यू आर ऑलरेडी अ यूज़र। क्यों? क्योंकि इस लिस्ट में है। वो हर बार चेक करता था और कंपैरिज़न करता जा रहा था। हर बार कंपैरिज़न कर रहा था। तो हम इतना लूप लगा रहे हैं यार, इतना कर रहा है, ये भी ज़रूरी है, ये आपको आना चाहिए। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये भी करोगे। लेकिन इसी काम को थोड़ा-सा आसान करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है? तो ये भी लॉजिक बनाने में ही काम आता है, ये भी कंपैरिज़न को ही काम करता है। और जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, ये 2 होते हैं, पहला इज़ दूसरा इज़ नोट। ये 2 ऑपरेटर्स हैं, पहला इज़ और दूसरा इज़ नोट, ठीक है? तो ये इस तरह से वर्क करता है, जैसे आपने कंपैरिज़न देखा, तो अगर जिस तरह से आप डबल इक्वल टू का इस्तेमाल करते थे, ठीक है? अब डबल इक्वल टू इस्तेमाल आपने देखा था ऑपरेटर में कि कैसे इस्तेमाल करते थे डबल इक्वल टू दोनों बराबर होता था कि नहीं होता था? रिलेशनल ऑपरेटर में आपने देखा था ना कि वो दोनों इक्वल-इक्वल होता था कि नहीं होता था, ठीक है? तो उसी को हटा दिया है रिप्लेस मतलब आप इसका इस्तेमाल करो, बेशक करो, लेकिन इसको आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन क्या होता है डबल इक्वल टू का ऑपरेटर के लिए 2-3 लाइन के कोड लिखने पड़ते थे या फिर अगर आप जेंगो फ्लास्क में काम करोगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ज़्यादा कोड्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है? और लिखना पड़ता है, लिखना होगा। लेकिन कभी-कभी उसको आसान बनाने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर्स हैं दैट इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या क्या है? इज़ और इज़ नोट, ठीक है? ये देखो, हम यही चेक करना चाह रहे थे ना यहाँ पे कि ये जो यूज़र आईडी है, ये नेम के अंदर है या नहीं? अगर है तो हमें बताओ, नहीं है तो वो बताओ,
ठीक है? तो उसी को ये सॉल्व करने के लिए एक ऑपरेटर बना है, दैट इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और ये 2 होते हैं इज़ और इज़ नॉट, ठीक है? तो इसको हम कंपैरिज़न करा सकते हैं। इज़ और इज़ नॉट कैसे करते हैं? जैसे 2 चीज़ को एक जैसे कंपैरिज़न करते थे ना, 2 चीज़ का इक्वालिटी चेक करते थे कि वो दोनों बराबर है या नहीं, ठीक है? वो दोनों बराबर है या नहीं, तो उस तरह से हम करते थे इसका। तो ये क्या होता है, जैसे मान लेते हैं पहला कोई वेरिएबल है, लेट्स से R1 एक वेरिएबल है, इसके अंदर कोई डेटा है, ठीक है? और दूसरी एक वेरिएबल है R2 और इसके अंदर एक डेटा है, ठीक है? तो ये R1 और R2 में अगर करेंगे हम कंपैरिज़न कर रहे होंगे, तो वो कैसे वर्क करेगा? अगर R1 भी किसी एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, पॉइंट कर रहा है और R2 भी किसी एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है? तो हम इज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज़ का इस्तेमाल तब करेंगे जब R1 भी मान लेते हैं अगर इस दोनों के बीच में हम इज़ ऑपरेटर लगाएँ, तो R1 भी किसी को पॉइंट कर रहा है और R2 भी किसी को पॉइंट कर रहा है। एक ही ऑब्जेक्ट को। पाइथन में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है, सिंपल। तो अगर R1 भी किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा है और R2 भी किसी को पॉइंट कर रहा है, तो इज़ है ना ट्रू देगा। इज़ की अगर हम बात करें, तो इज़ का इस्तेमाल कब करते हैं? जब 2 वेरिएबल ज़ाहिर-सी बात है 2 वेरिएबल के बीच में कंपैरिज़न करेंगे, तो 2 वेरिएबल है ना, मान लेते हैं A है और B है। तो अगर A भी अगर है ना, ए भी किसी एक ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा होगा या फिर पॉइंट कर रहा होगा और बी भी सेम वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होगा, तो ये हम इज ऑपरेटर की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कि वो सेम ऑपरेटर को टारगेट कर रहा है या नहीं। अगर इस ऑपरेटर का मदद इस जगह पे हमारा रिक्वायरमेंट जब ऐसा हो कि हमें फाइंड करना हो कि ये जो दो वेरिएबल हैं, ये एक ही ऑब्जेक्ट को कर रहा है या नहीं। अगर ये 2 वेरिएबल मैंने आपको जब मेमोरी लोकेशन सब समझा रहा था स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता होगा कि a इक्वल टू हमने अगर 10 लिखा और b इक्वल टू 10 लिखा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अलग-अलग मेमोरी नहीं बनेंगे, ये सेम ही मेमोरी बनेगा। अगर हम आईडी चेक करें, आईडी ऑफ ए तो ये था और आईडी ऑफ बी ये था। देखो दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि और जबकि सी, सी प्लस प्लस में अलग-अलग होता था। इसमें क्या होता है ना कि ये दोनों सेम ही मेमोरी पॉइंट जब ए के अंदर 10 आ गया ऑलरेडी और बी के अंदर भी वही चीज़ हम स्टोर कर रहे हैं, तो पाइथन बोलता है कि क्या मतलब बनता है एक अलग से मेमोरी क्रिएट करने का? हम उसी को पॉइंट कर देंगे, ठीक है? ये बी भी इसी 10 को पॉइंट कर रहा है, ना कि इस 10 को। ये तो दिखाने के लिए आपने लिखा ना। जैसे आपने लिख के ये इनिशियलाइज़ कर दिया, डिक्लेरेशन आपने कर दी, ये बी पॉइंट इस 10 को नहीं, इस 10 को करने लगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है? तो आपको चेक करने के लिए कि सेम अभी देखो ए भी इसी को ऑब्जेक्ट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है और बी भी इसी को पॉइंट कर रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, ये काम को आसान बना दिया, मेमोरी एलोकेशन ईज़ी कर दिया आपका, ठीक है? अब देखो, अब ए भी जब सेम ही चीज़ को पॉइंट कर रहा है, तो बी भी सेम ही चीज़ को पॉइंट कर रहा है, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर की मदद से, जो आइडेंटिटी ऑपरेटर आपने पढ़ा, इज़ और इज़ नॉट, तो इसकी मदद से आप चेक कर सकते हो कि क्या ये सही है या नहीं, ठीक है? तो मान लेते हैं, अगर आप चेक कर रहे हो आईडी ऑफ ए इज़ आईडी ऑफ बी फॉल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आईडी 1 सेकंड हाँ, यहाँ पे ये कह रहा था कि ए इज़ बी ट्रू। तो हाँ, ये क्या होता है कि ये ए में जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, उसको भी पॉइंट कर रहा है। ये हम मैच नहीं करा सकते 2 मेमोरी लोकेशन को करा सकते उसकी वैल्यू से, ठीक है? तो कैसे? कि ए जब किसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है और बी भी उसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, मतलब ये क्या है ना ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाता है। पाइथन के अंदर हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आता है, ठीक है? तो यदि ए भी इसी को पॉइंट कर रहा है और बी को भी उसी को पॉइंट कर रहा है, तो हम इस ऑपरेटर की मदद से फाइंड कर सकते हैं कि दोनों एक ही को कर रहा है या नहीं, ठीक है? और जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाया था ना, तो यहाँ पे अगर हम इज़ लगा दें, इफ आई इज़ यूज़र आईडी, ठीक है? इफ आई इज़ यूज़र आईडी देखो हाँ, यस यू आर ऑलरेडी अ यूज़र मतलब ये आपने यूज़र बनाई और यहाँ पे डबल इक्वल टू की जगह पे जैसे आपने ये लगाया था ना, तो इसके अंदर भी इसका भी मतलब यही होता था। देखो यस, तो आप इसके जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हो? इज़ तो आप इससे भी कंपेयर कर सकते हो कि ये दोनों सेम है या एक ही वैल्यू को ऑब्जेक्ट कर रहा है। अब ये देखो, ये यूज़र आईडी है ना, ये इसको ऑब्जेक्ट कर रहा है अभी, इसको पॉइंट कर रहा है।
और इसमें फॉर लूप जब हमने लगाया और इस नेम नाम का जो वेरिएबल है ना, जो लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर इतने सारे डेटा अवेलेबल है, तो ये हर एक बार अलग अलग वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, पहली बार इसको पॉइंट करेगा, दूसरी बार इसको पॉइंट करेगा, मतलब इसकी जो ऑब्जेक्ट चेंज होती रहेगी। पहले बार इसका ऑब्जेक्ट ये रहेगा, दूसरी बार इसका ऑब्जेक्ट ये रहेगा, तीसरी बार ये और चौथी बार ये। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट तो बस एक ही है, ये। तो इसको ये मैच करा रहा है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है क्या वही सेम इसका भी ऑब्जेक्ट है। अगर हाँ तो ये कंडीशन रन करेगा। ठीक है, और रन करेगा, इसको प्रिंट कर देगा, नहीं तो नहीं। अगर मिथुन मैंने लिखा है तो ये, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट जब एक बार मैच हो जाएगा तो इसको प्रिंट कर देगा, और इसमें इस वाले में मैच नहीं होगा, इस वाले में मैच नहीं होगा, इस वाले में मैच नहीं होगा। ठीक है, इसको प्रिंट नहीं करेगा। जैसे आपने देखा a इक्वल टू 78 है और b इक्वल टू 98 है। ठीक है, तो a इज, जैसे a इज b लिखोगे फॉल्स आएगा, क्योंकि a पॉइंट कर रहा है 78 को और b पॉइंट कर रहा है 98 को। हम वैल्यू से चेक कराएंगे, ना कि उसका एड्रेस से। ठीक है, तो हम क्योंकि क्योंकि पॉइंटर नाम का चीज नहीं होता है ना इसमें, तो आप इसमें वैल्यू से चेक करोगे कि a जिसको पॉइंट कर रहा है क्या b इसको भी पॉइंट कर रहा है। हाँ, तो इसने इसको कर दिया। आपने फॉरेन की का नाम सुना होगा। तो क्या होता है, जब डेटाबेस मैनेज करोगे आप, डेटाबेस के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो कभी-कभी एक दूसरे को कनेक्ट करना पड़ता है। तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या इसका, जिसका ए है उसका ही बी भी है। ठीक है, तो आप उसको इस तरह से इमर्ज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा रिक्वायरमेंट होता है। मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर का इस्तेमाल, ऑपरेटर की मदद से हम अपना रिक्वायरमेंट नहीं चेंज करते। हमारे रिक्वायरमेंट की मदद से या उसके जरूरत के हिसाब से हम ऑपरेटर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इज नोट बेस इसी का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब उल्टा। इज नोट, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था कि डबल इक्वल टू से चेक करते हैं, एक ये होती है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ नोट इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, अगर दोनों बराबर है तो ये ट्रू देगी, और ये अगर दोनों बराबर नहीं है तब ट्रू देगी। ये मैंने आपको पढ़ाया था रिलेशनल ऑपरेटर में। तो इज का काम यही था कि अगर दो वेरिएबल या दो पॉइंटर या दो एक ही चीज को ऑब्जेक्ट कर रहा होगा, दो वेरिएबल कह लो। ठीक है, तो एक ही चीज को जब पॉइंट कर रहा होगा ना, तो ये ट्रू देगा इज, अगर नहीं तो फॉल्स देगा। और ये अगर दो एक ही चीज को पॉइंट नहीं कर रहा होगा तब ट्रू देगा। बात समझो आप मेरी। यहाँ पे अगर ये आप देखो, ए के अंदर क्या है, यहाँ पे आपने देखा ए के अंदर 78 है और बी के अंदर 98 है, तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहे हैं। तो ये क्या है ना, इज ऑपरेटर फॉल्स दे रहा है कि क्या ए और बी बराबर है या एक ही चीज को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो नो, फॉल्स। लेकिन हाँ, अलग अलग कर रहे हैं ना, तो आप इज नोट से चेक कर सकते हो। मतलब इज नोट एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, और ए और बी के बीच में हमने लगा दिया इज नोट, और इंटर करेंगे, ये ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि ए और बी है ना, हाँ सच में एक दूसरे को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने लॉजिक के हिसाब से लगा सकते हो। जब क्या होगा कि मान लेते हैं जब आप बैकएंड बनाओगे पाइथन से, जेंगो या फ्लैश फ्लास्क कोई चीज यूज कर रहे होंगे, तो ऑथेंटिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लेते हैं आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई, किसी ने कार्ट में ऐड करा, ठीक है, उसके पास मल्टीपल यूजर्स हैं, मान लेते हैं मल्टीपल यूजर्स हैं, तो लेट्स से अमेज़न प्राइम आपने देखा, अमेज़न प्राइम आपने देखा होगा आप सबने, अमेज़न प्राइम वीडियो। ठीक है, तो अमेज़न प्राइम वीडियो में जब आप मेंबरशिप लेते हो इसका, तो आपने जो भी पैसे पे किए, 1 महीने का, 1 साल का, 3 महीने का, तो वो आपको जो एक पैरेंट ईमेल आईडी होती होगी, एक पैरेंट ईमेल आईडी होती है। मान लेते हैं पैरेंट पैरेंट ईमेल आईडी है। अगर आपने खरीदा, ठीक है, अगर आपने खरीदा तो पैरेंट ईमेल आईडी है। मान लेते हैं रवि ने खरीदा, ठीक है, तो रवि की ईमेल आईडी से परचेज हो गया, सब्सक्राइब हो गया अमेज़न प्राइम वीडियो। ठीक है, आपको प्लान मिल गया। अब रवि क्या कर सकता है ना, 6 आदमी को प्रोवाइड करवा सकता है। ये 6 डिस्प्ले तक देती है, तो 6 आदमी को आप भेज सकते हो। तो क्या हुआ, अगला कोई बंदा को आपने भेजा, और मान लेते हैं मोना को भेजा आपने कि मोना आप यूज़ करो मेरा, ठीक है? तो वो अपने फ़ोन में कर लेगी। ठीक है, ये अब सारा डेटाबेस आपका स्टोर होता जा रहा है कहाँ? अमेज़न के डेटाबेस में। ठीक है, आपके नाम से जो आपकी यूज़र आईडी थी, आपका जो इस ईमेल आईडी था, इससे मैच होता जा रहा है। ठीक है, फिर आपने दिया राधा को, ठीक है? राधा को दिया, फिर आपने मान लेते हैं गीता को दिया, ठीक है? फिर आपने राम को दिया, फिर ठीक है, आपने राहुल को दिया, राहुल को दिया, ठीक है? तो आपने इन 6 डिस्प्ले हो गए ना, 3, 3, 6, 6 डिस्प्ले हो गए आपके पूरे, इतने को दिया। अब क्या है कि ये चाह रही है कि कोई आपका मेंबरशिप डिलीट करना, ये rahul@gmail.com है ना, ये चाहता है कि आपका मेंबरशिप ही डिलीट कर दे, क्योंकि आपने एक्सेस दिया है। ये मेंबरशिप डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि इसको एज़ अ व्यू मिला है ओनली, ये सिर्फ देख सकता है, डिलीट नहीं कर सकता है। अब ये क्या कोई आदमी बैठ के कर रहा होता है,
जैसे ही डिलीट करने का ये कोशिश करेंगे भाई साहब, ठीक है, इसको एरर आएगी क्या, यू कैन डिलीट। अब ये एरर कैसे थ्रो हुआ होगा, अमेज़न के जो लॉजिक होगा उसके डेटाबेस में या बैकएंड में, उसके बाद जैसे ये डिलीट का रिक्वेस्ट इसने डाला, ठीक है, उसने क्या चेक किया होगा, आपका अकाउंट खोला होगा, आपके यूजर नेम से हर चीज से उसने झट से अकाउंट खोल दिया होगा बैकएंड में ही, और उसने चेक किया होगा कि ये जो रिक्वेस्ट कर रहा है, ये जो रिक्वेस्ट कर रहा है, ये रिक्वेस्ट इज ravi@gmail.com। ठीक है, रिक्वेस्ट मतलब जो एक्सेस मांग रहा है, तो उसका ये लेगा कि मतलब यूजर डॉट रिक्वेस्ट, ठीक है, जो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है, जेंगो के अंदर ऐसे ही होता है कि जो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है क्या वो रवि है, ठीक है, ऐसा चेक करें, जो रिक्वेस्ट कर बंदा क्या वो रवि है, इस ऑपरेटर लगाया, और अगर रवि है तो क्या करो, अकाउंट डिलीट कर दो, ठीक है, नहीं इल्स, अगर नहीं है तो इसको एरर दे दो कि यू कैंट डिलीट, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब आपका उसका बैकएंड चेक किया कि नहीं, ये जो रिक्वेस्ट कर रहा है ना डिलीट का, ये रवि नहीं है, तो इसको एरर आ गई, ये कंडीशन वर्क नहीं करेगा, इसका मतलब यहाँ की जो वैल्यू है ये फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स। और जैसे जब फॉल्स आया, इफ के बाद का जो वैल्यू है फॉल्स आया, ये इसके अंदर आएगा ही नहीं, ये एरर दे देगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पर अगर क्या होगा जब ये ट्रू दे दिया, अगर रवि कोशिश कर रहा है अकाउंट डिलीट करने का, ठीक है, जब रवि कोशिश करेगा अकाउंट डिलीट करने का, ये तो ट्रू देगा कि हाँ जो रिक्वेस्ट कर रहा है ना डिलीट का, वो रवि ही है, मतलब उसका जो ईमेल आईडी है वो ravi@gmail.com है, तो ये ट्रू आएगा। जैसे ये ट्रू आया, ये अंदर आ जाएगा और डिलीट कर देगा, ये सबके अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ, ऐसा वर्क करता है। तो कुछ इस तरह से, अब इसी तरह से अगर आपका रिक्वायरमेंट इसका उल्टा हो कि ये चीज नहीं होना चाहिए, तब कर सकते हो आप, ठीक है, तो आप उसका उल्टा लगा सकते हो। जैसे अगर आप ये लगा रहे हैं ना, तो अगर आप इज़ नॉट इस्तेमाल करना चाहिए, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, उल्टा है, तो आप इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं, आपने कहा, ठीक है, चलो आपने क्या किया, एक्सेस दे दिया सबको, ठीक है, सबको एक्सेस दे दिया कि आप है ना, आप में से किसी एक, आपने रवि क्या किया, किसी एक को इसने एक्सेस दे दिया। जैसे होता है ना, ज़ूम पे देखा होगा, ज़ूम पे, गूगल मीट पे, या एक्सेस कोई दे देता है, आप किसी को रिमूव कर सकते हो, किसी को ऐड कर सकते हो। तो राधा को आपने एक्सेस दे दिया कि राधा है ना, अ, आप क्या करो, आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है? और आप इसको आपने ब्लॉक कर दिया, इसने आपको ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक कैसे करोगे? ब्लॉक के लिए कुछ खास ऑप्शन थोड़ी होता है, यही सब इस्तेमाल करोगे कि यदि मान लेते हैं, आप जो यूज़र इसने आपने इसको कह दिया सीता को कि ये डिलीट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आप सीता लिख दो, इज़ नॉट, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आपने कह दिया कि यदि डिलीट करने वाला, ये सब किसके लिए हो रहा है? डिलीट के लिए। यदि डिलीट करने वाला जो यूज़र है, जो अपने फ़ोन से डिलीट करना चाह रहा है, सीता नहीं है, तो डिलीट कर देना। अगर इल्स मतलब सीता ही है, तो एरर दे देना। तो इसका आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप ये कह रहे हो कि अगर जो बंदा डिलीट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा है ना, अगर वो सीता नहीं है, इज़ नॉट सीता, तो आप डिलीट कर दो, अदरवाइज़ आप एरर दे दो। तो अभी है ना, ये हर कोई डिलीट कर सकता है एक्सेप्ट सीता। सीता डिलीट नहीं कर सकती। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप सीता हो, तो आप अगर सीता नहीं है, जो बंदा डिलीट करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो सीता नहीं है, तो आप क्या करो, डिलीट कर देना। अगर सीता ही है, तो इज़ नॉट तो फॉल्स हो जाएगा ना, तो एरर दे देना आप। तो आप इज़ और इज़ नॉट का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते थे। लेकिन इसी तरह से नॉट इक्वल टू भी वर्क करता है पाइथन के अंदर। नॉट इक्वल टू भी लगा सकते थे, आप डबल इक्वल टू भी लगा सकते थे। अगर ये डिलीट करने वाला बंदा सीता है, तो आप डिलीट कर दो, नहीं तो आप एरर दे दो। ठीक है? ये 2 ऑपरेटर्स ऐसे वर्क करते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? रवि कोई डाउट है? और एनीवन, किसी को डाउट? मोहिनी? सलोनी? ओके, सो नो डाउट। कल आप आपके लिए मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है? आप क्या करना, एक लिस्ट लेना। चलो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आपको करना क्या है, टेक अ लिस्ट। एक आपने लिस्ट बनानी है, ठीक है? उन लिस्ट के अंदर आपको कम से कम 12 डेटा स्टोर करने हैं। 12 डेटा होंगे उसके अंदर, और बस आपको करना क्या है, फॉर लूप तो आपको आ ही गया, कैसे फॉर लूप से करते हैं। तो फॉर लूप की मदद से आपको डेटा फेच करने हैं। क्या करने हैं? वो लिस्ट क्या चीज़ का होगा? वो लिस्ट
इवन नंबर का होगा। लिस्ट के अंदर बहुत सारे डेटा होंगे, 10 डेटा है, उसमें इवन भी होगा और ओड भी होगा, इवन भी होगा, ओड होगा। और आप क्या करना, जैसे ही फॉर लूप लगाओगे, इफ कंडीशन लगाओगे, इफ फॉर लूप की मदद से करोगे, इफ इट इज इवन, उसमें क्या करना, उसमें आप +1 कर देना। इफ इट इज ओड, उसमें आप क्या कर देना, -1 कर देना। समझ में आया? यदि वो 12 डेटा का लिस्ट है आपके पास, फॉर लूप लगाना, एक एक डेटा को निकालना, अगर वो इवन हुआ तो उसमें एक ऐड कर देना, अगर वो ओड हुआ तो एक माइनस कर देना। अब ये इफ कैसे लगाओगे, वही इफ कंडीशन के वही कंडीशन आपको लगाने होंगे, ठीक है, कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेटर लगाना या फिर रिलेशनल ऑपरेटर या फिर आज जो मैंने पढ़ाया ये लगाना, ठीक है। समझ में आया? कर लोगे? कर लोगे ना? कोई डाउट है? डाउट है? मिथुन समझ में आया ये? ओके, तो आप कल करके आना, देखते हैं आपका लॉजिक कितना तक बिल्ड होता है, क्या कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, राइट।